DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डीवास्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन और कैसे जावास्क्रिप्ट को आप रन कर सकते हो। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखो। और अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट कैसे रन की थी। तो एक फ़ोल्डर बना लीजिए, JS वेरिएबल्स। ये फ़ोल्डर आप VS कोड में खोल लीजिए। इस फोल्डर में आप दो फाइल्स बनाइए, index.html, और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाइए, script.js। HTML फाइल में आप फिल विद टेम्पलेट कर लीजिए, और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग बना लीजिए। स्क्रिप्ट टैग में आप जावास्क्रिप्ट फाइल का सोर्स मेंशन कीजिए, और ये हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल HTML फाइल से लिंक। अब हम करेंगे राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे हम ओपन करते हैं कंसोल। एक बार कंसोल को क्लियर कर लेंगे सो दैट हमारे आउटपुट जो है वो क्लियरली दिखे। और कन्वीनियंस के लिए आप VS कोड और क्रोम को ऐसे साइड बाय साइड खोल लीजिए। सबसे पहले हम कर लेते हैं console.log हेलो वर्ल्ड। फाइल को सेव किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। इतना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं, डबल स्लैश करके, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो कमेंट्स यूज़ करने के दो रीज़न है। एक तो ये है कि अगर आपने कमेंट में कुछ लिख दिया तो वो वाली लाइन, वो उतना कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं ये फाइल सेव कर दूं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है हमने कमेंट में ही लिखा हुआ है। तो अगर मैं कमेंट करके ये लिख दूं, console.log हेलो वर्ल्ड, सेव किया फाइल को, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा रीज़न ये है कि हमें यूज़र को बताना है कि जो हम कोड लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो कोड क्यों लिखा गया है। दूसरा कोई डेवलपर जब आपका कोड रीड करेगा तो उसको इजी टू अंडरस्टैंड हो कि आपने कोड में एक्चुअली किया क्या है। तो यहाँ पे अगर मुझे दूसरे डेवलपर को बताना है कि यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 9 में क्या किया है, तो उसके जस्ट ऊपर मैं लिख देता हूँ कि कंसोलिंग हेलो वर्ल्ड। अभी तो आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करोगे, तो थोड़े महीनों बाद आप भूल जाओगे कि आपने क्या कोड लिखा था। और आपको फिर से अगर आपका कोड देखना हो, समझना हो कि आपने किया क्या था बहुत महीनों पहले, तो अगर आपने उसमें कमेंट्स लिखे होंगे कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो इस कोड के लिए, तो आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर किसी और डेवलपर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपका लिखा हुआ कोड समझना चाहता है। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स का पहला टॉपिक, जो है डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तीन तरीके हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो आइए देखते हैं डिक्लेरेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि आपने बस एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया आपने। जब आप सिर्फ डिक्लेयर करते हो तो आपका वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर हम ट्राई करते हैं console.log ए, फाइल को सेव किया, हमें मिलेगा अनडिफाइंड, जिसका मतलब है कि ए डिफाइंड ही नहीं है, ए की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब हमें करना है असाइन। तो असाइन भी कर लेते हैं, कंसोल करने से पहले ही असाइन कर लेते हैं, ए इक्वल टू 2 कर लेते हैं। चलो, तो देखो 2 आ गया। तो लाइन नंबर 3 जो है वो डिक्लेरेशन है, और लाइन नंबर 4 जो है वो असाइनमेंट है। तो ये तो हम अलग अलग कर रहे हैं, इसको हम सेम लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया वेर ए इक्वल्स टू 2।
तो भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो लाइन नंबर 3 पे हो रहा है वो दो चीज़ें एक साथ हो रही है, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट एक साथ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हम एक वेर के वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू को अगर हम रीअसाइन कर दे, मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 3, तो वैल्यू चेंज हो गई, ए की वैल्यू को हमने रीअसाइन कर दिया। अब देखते हैं कि क्या इसको हम री डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब फिर से हमने लिख दिया वेर ए इक्वल टू 3, फाइल को सेव किया, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हाँ, हम वेर के वेरिएबल को री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने सीखा वो कमेंट में लिख लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग वेर कैन बी री डिक्लेयर्ड एंड रीअसाइंड। अब आते हैं लेट पे, इसको कमेंट कर देता हूँ सो दैट ये एग्जीक्यूट ना हो। अब हम लिखते हैं लेट ए और कंसोल डॉट लॉग ए किया है, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है क्योंकि ए को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया अभी तक। तो असाइन कर देते हैं ए इक्वल टू 4, प्रिंट हो चुका है 4। अब हम देखते हैं क्या हम ए को रीअसाइन कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए इक्वल टू 5, हमारे पास आंसर आया 5, इसका मतलब हाँ, हम ए को रीअसाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या हम ए को री डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। तो फिर मैं लिख देता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास एरर आ गया, आइडेंटिफायर ए हैज़ बिन ऑलरेडी डिक्लेयर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट को यूज़ करके एक वेरिएबल बनाते हो तो उसको रीअसाइन तो कर सकते हो लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ फिर से यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड वे में, लेट ए इक्वल्स टू 4 है, ए इक्वल्स टू 5 लिख सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप फिर से लेट ए इक्वल्स टू समथिंग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको फिर से हम समराइज कर देते हैं यहाँ पे। वेरिएबल declared with let cannot be redeclared but can be reassigned। अब इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्ट। तो सेम चीज़ हम फिर से करेंगे, एक वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, फिर देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे एक एरर आ गया है जिसमें लिखा है मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्ट वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते, आपको सेम टाइम पे उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। तो लेट्स से अगर मैंने सेम लाइन पे लिख दिया कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 1, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो कॉन्स्ट के साथ कभी आप ये नहीं कर सकते कि कॉन्स्ट ए लिख दिया फिर मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू 1, हमेशा आपको एरर ही मिलेगा क्योंकि कॉन्स्ट को डिक्लेयर करते टाइम ही आपको उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। इसको करेक्ट सिंटैक्स में लिख लेते हैं। कॉन्स्ट नाम सुन के आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि इसको रीअसाइन तो नहीं कर सकते, और अगर रीअसाइन नहीं कर सकते तो यार री डिक्लेयर करना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए इसको कोड में भी देख लेते हैं। इसको मैं ट्राई करता हूँ रीअसाइन करने की, फाइल को सेव किया, हमारे पास एरर आ गया। इसमें भी यही लिखा है कि आप कॉन्स्ट से बनाए गए वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते, और जब रीअसाइन नहीं करने दे रहा तो री डिक्लेयर तो बिल्कुल नहीं करने देगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। सेम, आइडेंटिफायर ए हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड और रीअसाइंड। इसको कर देते हैं कमेंट। इसी के साथ हमारा डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट तो हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको भी कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। तो इसमें दो तरह के रूल्स है, एक है बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स और दूसरा है स्ट्रिक्ट रूल्स। तो बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स वो है जो आप अपनी कोड की क्वालिटी को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको पक्का एरर आएगा। तो देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस रूल नंबर 1 क्या है। ऑलवेज यूज़ मीनिंगफुल नेम्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब भी आप एक वेरिएबल बना रहे हो आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम कुछ मीनिंगफुल हो और उसकी वैल्यू को वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता हो। तो अगर मुझे अपनी एज एक वेरिएबल में स्टोर करनी है
तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ a = 25, तो किसी को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा कि ये 25 क्या है। आपने तो लिख दिया, आपको पता है उस टाइम पे कि आपने एज स्टोर की है एक वेरिएबल जिसका नाम है ए, लेकिन कोई और जब आपका कोड रीड करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि 25 क्या है। आपको खुद को शायद पता ना चले 3-4 महीने के बाद, अगर आप अपना कोड फिर से देखो और आप भूल जाओ कि यार 25 मैंने ए में क्यों डाला था, क्या है 25। तो बेटर है कि हम हमारे वेरिएबल के वैल्यू को उसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्ट एज इक्वल्स 25। इससे क्या है कि वेरिएबल का नाम पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि अच्छा 25 मेरी एज है। ऐसे ही अगर रैंडमली लिख लिया कि कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू वरुण, तो इस वेरिएबल नेम का कोई मतलब नहीं है, इट्स नॉट मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल कब होगा, जब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू वरुण। अभी शायद आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, हज़ारों लाइंस ऑफ कोड लिखोगे, तब अगर आप रैंडम वेरिएबल नेम्स यूज़ करोगे तो आपको वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप एक मीनिंगफुल नाम देते हैं अपने वेरिएबल को, जो कि अपनी वैल्यू को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना, और इससे कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ती है, जिससे आपको कोड अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको भी कंसोल करके देख ही लेते हैं। console.log age, console.log name, हमारे पास आ गया है 25 एंड वरुण। अगर आप इसको सेम लाइन में लिखना चाहते हैं तो इनके बीच में बस आप एक कॉमा डाल दीजिए, ये सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग में माई नेम इज, फिर एक कॉमा डाल दिया, फिर नेम वेरिएबल डाल दिया, फिर यहाँ पे फिर से लिख दिया एंड माई एज इज, फिर एक कॉमा डाल दिया। फाइल को सेव कर लीजिए। माई नेम इज़ वरुण एंड माई एज इज़ 25, सब एक साथ प्रिंट होके आ गया। अब देखते हैं दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस रूल, ऑलवेज यूज़ कैमल केस फॉर लॉन्ग वेरिएबल नेम्स। तो कैमल केस क्या होता है, अगर आपका वेरिएबल बहुत बड़ा है, उसमें मल्टीपल वर्ड्स अगर आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि अगर मुझे लिखना है कॉन्स्ट चैनल नेम, तो चैनल के बाद दूसरा वर्ड आ रहा है, तो दूसरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे, और फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल केस में लिखेंगे। तो अगर आपके वेरिएबल नेम में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स है तो हमेशा ट्राई कीजिए कि कैमल केस में ही लिखे, इससे भी वेरिएबल नेम की रीडेबिलिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। यहाँ पे असाइन कर देते हैं एक वैल्यू JavaScript एंड माई चैनल नेम इज़, यहाँ पे कॉमा डाल दिया और चैनल नेम। अब देखते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर और अ स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर और डॉलर। तो अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा आपका जो फर्स्ट लेटर है वेरिएबल का, वो कोई एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता और कोई नंबर भी नहीं हो सकता। तो अभी के लिए एक बार कंसोल को कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर एज के पहले मैंने एक नंबर डाल दिया तो ये बोल रहा है लाइन नंबर 24 पे एरर आ रहा है। तो एरर यही है कि वेरिएबल जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब कोई स्पेशल कैरेक्टर ट्राई करते हैं, फाइल को सेव की, फिर से एरर दे रहा है। अब ट्राई करते हैं अंडरस्कोर, कोई एरर नहीं आ रहा। अभी कंसोल भी कर लेते हैं इसको एक बार, अंडरस्कोर एज, वैल्यू हो गई है प्रिंट, कोई एरर नहीं है। अब हम डॉलर डाल के देखते हैं, यहाँ पे भी कर लेंगे डॉलर, प्रिंट हो चुकी है वैल्यू, कोई एरर नहीं है। अब सेकेंड रूल देखते हैं, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स, डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो इसका मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स तो आप पूरे वेरिएबल में कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा आगे के कैरेक्टर्स के लिए आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और डॉलर और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो डॉलर और अंडरस्कोर आप वेरिएबल में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स आप वेरिएबल में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बस नंबर्स जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और स्पेशल कैरेक्टर्स आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। चैनल नेम के बीच में मैं डाल देता हूँ अंडरस्कोर, सेव कर लिया। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग में चैनल नेम, आ गया है डीवा स्क्रिप्ट। अब ट्राई करते हैं डॉलर, अरे यहाँ पे चेंज नहीं किया हमने, सही चल रहा है। अब डाल के देखते हैं कोई नंबर, ये भी सही चल रहा है। अब ऐसा कुछ डाल के देखते हैं जो अलाउड नहीं है, तो कोई स्पेशल कैरेक्टर ही डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाला, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है उस वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए। फिर भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ इसको एक बार, फाइल को सेव की, हमें आ गया एरर। तो इसको अंडू करते हैं, फाइल को सेव किया, ऑल गुड। थर्ड रूल है वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ कि चैनल और नेम के बीच में स्पेस डाल दूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ, फाइल को सेव किया, हमें आ गया है एरर। तो अंडू करते हैं, फाइल सेव। नेक्स्ट रूल है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने वेरिएबल नेम में कहीं पे भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर डाल रहे हो, तो उस वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आपको वही एग्जैक्ट अपर केस लोअर केस कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ, एम को कैपिटल बना लेता हूँ, तो ये यहाँ पे बोलेगा कि कुड नॉट फाइंड चैनल वन नेम, ये वेरिएबल इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि इस नाम का वेरिएबल कहीं पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अगर मैं इसका भी एम कैपिटल कर दूँ तब ये चलेगा, पर अगर मैं इसको कैपिटल नहीं करता, फाइल को सेव कर दी, हमें मिल जाएगा एरर। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर कोई कोई वर्ड्स होते हैं जो कोड को लिखने में ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, तो उसी को हम वेरिएबल नेम बना के यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक कीवर्ड है फॉर, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फॉर, तो ये कीवर्ड है, फाइल सेव कर दी, एरर आ गया है। और जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। क्यों? क्योंकि फॉर जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूज़ हो रही है। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रही है, फॉर लूप को लिखने के लिए यूज़ हो रही है। तो फॉर लूप को लिखने के लिए जब आप फॉर लिखते हो तो वो एक फॉर कीवर्ड है जो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे और कीवर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोड लिखोगे और गलती से अगर आपने इनमें से किसी कीवर्ड को यूज़ कर भी लिया तो आपको इमीडिएटली एरर आ जाएगा, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर अगर आपको पहले से ही आइडिया हो, सो दैट आगे जाके आपका कोड ब्रेक ना हो। ओके, सो इसको अब सब कुछ कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप क्या है। तो लेट वेयर और कॉन्स्ट में आपने इनिशियल डिफरेंसेस तो देख लिए कि कौन सा डिक्लेरेशन मेथड रीडिक्लेयर या रीअसाइन हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि कौन सा डिक्लेरेशन मेथड कितनी स्कोप में वैलिड होता है। तो इसको समझाने के लिए अभी के लिए मैं एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट इसको आगे की वीडियोज़ में हम ज़रूर कवर करेंगे। अभी के लिए समझाने के लिए मैं एक टेम्पररीली एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ जिससे आपको स्कोप के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट टीच स्कोप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ये ब्लॉक कोई भी हो सकता है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक भी हो सकता है, ये लूप का भी ब्लॉक हो सकता है, फॉर लूप या वाइल लूप कहीं का भी ब्लॉक हो सकता है। अभी के लिए मैं बस एक सिंपल ब्लॉक बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ वेर यूज़ करके, वेर ए इक्वल्स टू सम वेरिएबल। अब इसको मैं सबसे पहले ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। तो अगर ब्लॉक के अंदर ही मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग
इनसाइड द ब्लॉक और यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया a। अब इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है। और कॉल करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी के लिए समझने के लिए इतना काफ़ी है। डिटेल में हम फंक्शंस वाली वीडियो में अलग से सीखेंगे, बट इतना अगर आपको समझ गया तो आज के वीडियो के लिए काफ़ी है। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है इनसाइड द ब्लॉक सम वेरिएबल। ठीक है, तो a का वैल्यू है सम वेरिएबल। ओके, अब मैं ट्राई करता हूँ इस ब्लॉक के बाहर, लेकिन फंक्शन के अंदर ही console.log आउटसाइड द ब्लॉक a। तो हमारे पास आउटपुट आ गया है। इसका मतलब ये है कि वेयर को आप फंक्शन में कहीं पे भी लिख दो, एक ब्लॉक के अंदर भी लिख दो, किसी ब्लॉक के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है, लेकिन उस ब्लॉक के बाहर भी अगर आप उसको एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। अब हम सेम चीज़ ट्राई करते हैं लेट के साथ। बस ये वेयर को आप लेट में चेंज कर दीजिए, फाइल सेव कीजिए। तो ये इनसाइड द ब्लॉक तो आ गया हमारे पास, लेकिन आउटसाइड द ब्लॉक नहीं आया। इसका मतलब ये है कि किसी ब्लॉक के अंदर आप लेट यूज़ करके किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसी ब्लॉक के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। सेम ट्राई करते हैं कॉन्स्ट के साथ। इसमें भी हमें सेम रिजल्ट आ रहा है। ब्लॉक के अंदर तो चल गया सही से, लेकिन ब्लॉक के बाहर नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्ट और लेट के पास सिर्फ ब्लॉक स्कोप है और वेयर के पास फंक्शनल स्कोप है, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही किसी ब्लॉक में अगर आपने कॉन्स्ट या लेट यूज़ करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उस ब्लॉक के बाहर आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन वेयर के साथ अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, चाहे वो कहीं पे भी डिक्लेयर किया है, फंक्शन के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी ब्लॉक में हो सकता है, आप उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो वेयर के पास है फंक्शनल स्कोप। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर हैज़ फंक्शनल स्कोप एंड लेट कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी फ्रेंड्स जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।